वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम डिस्कशन करेंगे स्कूल लेक्चरर न्यू का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि जो पेपर है वो किस टाइप से आया था, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस का हम ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, चहूतड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा और राखीगढ़ी। इसमें से आप सभी को यहाँ ज्ञात होगा, यहाँ राखीगढ़ी जो है वो आपके हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के हिसार ज़िले में है। तो राखीगढ़ी जो है एक सबसे बड़ा विस्तृत हड़प्पाकालीन स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है। कालीबंगा का नाम वहाँ मिलने वाली काली चूड़ियों के ऊपर रखा गया था। चहूतड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है ये स्थल, जो पहले भारत में भी था। तो ये जो तीन स्थल है ये हड़प्पाकालीन स्थल है। सिर्फ एक जो बचता है हमारे पास अतरंजी खेड़ा, ये उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के अंतर्गत जो गंगा नदी की सहायक नदी है काली नदी, उसके किनारे स्थित है। और ये एक प्रागैतिहासिक स्थल है। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जिन ऐसा काल जिसमें कोई लिखित या लिखित रूप में हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है इतिहास के बारे में। तो ये एक हम बोल सकते हैं प्रागैतिहासिक स्थल है, ये एक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अतरंजी खेड़ा है। और इसकी खोज सर्वप्रथम 1862 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था। आपको पता है हड़प्पा वासी जो थे वो विभिन्न देशों के साथ, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे उनके, चाहे वो स्थल मार्ग से हों चाहे जल मार्ग से हों। तो मेसोपोटामिया भी उसमें एक आता है, मिस्र की सभ्यता और नील की सभ्यता, इन दोनों निवासियों से हड़प्पाकालीन लोगों के व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो इसमें यहाँ उत्तर इसका है मेसोपोटामिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। भिक्षु, राजा के दान पर जीवन यापन करने वाला, दिस इज रॉन्ग। परिवाज्र, घुमक्कड़, परिवाज्र को हम ये संस्कृत का शब्द है, परिवाज्र को हम साधु या संत जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वो भी कहा जा सकता है। तो परिवाज्र जो होते हैं वो परिवाज्रक, घुमक्कड़ भी कहा जाता है साधु संत जो अपना आदिवासियों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं या भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। गृहस्थ, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करता है, ये पुरोहित वर्ग आता है, ये गृहस्थ नहीं हो सकते। एंड उपासक, उपासक जो है वो कभी नास्तिक नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये। इसके अनुसार वर्ण एक मानव निर्मित व्यवस्था थी, दिस इज़ वेरी ट्रू। वर्ण व्यवस्था जो थी हमारे समाज में, वर्ण चार प्रकार के वर्ण पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये मानव निर्मित थी और काम के हिसाब से लोगों को वर्ण में बांटा गया था। और संघ में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थे। जो बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध हैं, वो ऊंची या नीची जाति में कोई भेदभाव नहीं मानते थे। तो उन्होंने ऐसे कोई भी नियम या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी नीच कुल के या उच्च कुल के व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कोई ऐसा भेदभाव नहीं मानते थे। तो यहाँ जो है ऑप्शन सी सही लग रहा है। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एक और दो दोनों इसमें सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद नहीं था। हमने अपने प्राचीन ग्रंथों में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा है। कई ग्रंथों में इनकी सूचियाँ अलग अलग हो सकती हैं, पर जो सर्वमान्य है संख्या वो 16 है। और हमारे पास चार ऑप्शन है, सुवर्णगिरी, काशी, कौशल, वज्जी। तो आपको पता है वज्जी भी एक महाजनपद है, कौशल भी है, काशी भी है, बट एक हमारे पास स्वर्णगिरी है। स्वर्णगिरी जो है वो एक महाजनपद नहीं है। प्राचीन काल में स्वर्णगिरी किसे कहा जाता था, श्रीलंका को कहा जाता था। ताम्रलिप्ति है एक और शब्द इससे मिलता जुलता, उसे बंगाल को कहा जाता था। तो स्वर्णगिरी यहाँ श्रीलंका से है, ये एक महाजनपद नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला स्टेटमेंट है, इसका अर्थ
स्त्री की संपत्ति था। दिस इज़ वेरी ट्रू। स्त्री की संपत्ति जो विवाह के समय उसके माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा दिया गया उसे जो उपहार हैं उसे स्त्री धन कहा जाता है। चाहे उसमें कुछ भी आए, उसमें गहने आ सकते हैं, कोई अन्य उपहार आ सकते हैं, सजावटी वस्तुएं आ सकती हैं, वो उसका अपना स्त्री धन है और उस पर केवल और केवल स्त्री का अधिकार होता है। स्टेटमेंट नंबर 2, यह माँ से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होता। ये बहुत ही गलत है। माँ से पुत्री को, माँ अपनी पुत्री को ये हस्तांतरित कर सकती है और ये एक गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें इसका सही उत्तर केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है। जैन धर्म में दो चीज़ें काफ़ी फेमस है, एक त्रिरत्न और एक पंच महाव्रत। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। कई बच्चे इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे, त्रिरत्न और पंच महाव्रत, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये पंच महाव्रत है और ये भी थोड़ा घुमा के पूछा गया है। अविवाहित जीवन यानी ब्रह्मचर्य जो पंच महाव्रत का लास्ट वाला महाव्रत है जो महावीर जैन ने जोड़ा था जैन धर्म में। तो यहाँ जो 3 रत्न हैं वो 3 रत्न हैं उचित ज्ञान, जिसे हम अक्सर जीके की बुक में सम्यक मार्ग, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण भी हम पढ़ते हैं। तो ये 3 हैं, 3 रत्न। और ये जो अविवाहित जीवन है ब्रह्मचर्य, ये आता है पंच महाव्रत में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर विस्तृत निबंध है। उसकी विषय वस्तु क्या है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, ये पूछा गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके, उचित व्यवहार, कृषि तकनीकी, शासन कला, नाविक विद्या। तो यहाँ सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा शासन कला। इसमें राजनीति के ऊपर बेस्ड ये बुक है। इसमें शासन किस प्रकार से चलाया जाता है, एक आदर्श राजा क्या होता है उसके बारे में हमें बताया है। और इसमें मौर्य काल के बारे, मौर्य प्रशासन के बारे में भी हमें बताया है। ऑल्दो इसमें राजा का नाम नहीं लिया गया है, राज्य का नाम नहीं लिया गया है, पर कुछ कुछ हिंट ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पता चलता है कि अर्थशास्त्र में जो है वो मगध के बारे में ही बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला। दिस इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। यहाँ कई बच्चों ने अशोक किया होगा क्योंकि अशोक की एक मूर्ति मिली थी कनगनहल्ली कर्नाटक से। और बिंदुसार के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है बुक्स में। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, इसमें अशोक भी हो सकता है। कई बच्चों ने अशोक टिक किया होगा, कई बच्चों ने चंद्रगुप्त मौर्य टिक किया होगा। बट यहाँ सही उत्तर जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में प्रवेश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य काल से पूछा गया है। तो इसमें आएगा सही उत्तर आपका मैक्सनीज। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त काल के थे उनके काल में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। इत सिंह हर्षवर्धन के बाद के समय में आया था। तो यहाँ मैक्सनीज जो है वो सही उत्तर है। इसने अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 साल भारत में व्यतीत किए। और ये सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, ठीक है, सीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था। जब 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का आपस में युद्ध हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और संधि के स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मैक्सनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के तौर पर भी भेजा था। और आपको पता है कि मैक्सनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका भी लिखी थी, हालांकि वो हमें प्राप्त नहीं हुई है हार्ड कॉपी के रूप में। उसके कुछ कुछ अंश जो है हमें पता चलते हैं यूनानी लेखकों के जो ग्रंथ हैं उन्होंने लिखे हैं उनसे, कि मैक्सनीज ने इंडिका लिखी थी। एंड तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैल शिल्प किस से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 11। जो धौली का हाथी है वो अशोक के काल में संबंधित है। और ये बहुत ही सुंदर हाथी बनाया गया है एक चट्टान को काटकर। तो ये इसका सही उत्तर होगा मौर्य काल। और क्वेश्चन नंबर 12 है, हाथी गुफा अभिलेख। दिस इज़ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री।
हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारवेल का है। ये चेदी वंश का राजा था, ठीक है। ये जो है हाथी गुफा अभिलेख इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्राकृत भाषा का जो एक अभिलेख था। इसने हमें भारतवर्ष जो है, भारत का नाम जो है सर्वप्रथम हमें इस अभिलेख में लिखित मिलता है। हालांकि भारत शब्द जो था भरतवस ऐसे करके था, एग्जैक्ट भारत नहीं था। और ये खारवेल ने खुदवाया था। प्राचीन काल में जो थे लोग, जो राजा थे, वो अपनी प्रशस्तियाँ खुदवाते थे। तो जो प्रशस्तियाँ हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन काल में अरिकामेडु क्या था? अरिकामेडु आपने एक बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, उसका नाम नहीं पता है हमें अभी तक, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के व्यापारिक संबंधों, जो पूर्व के साथ जो थे उसके व्यापारिक संबंध, उनके ऊपर बेस्ड ये बुक थी। तो उसमें एक स्थल था, बंदरगाह बोल सकते हैं हम, अरिकामेडु, ठीक है। तो उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा इसमें, तमिलनाडु में एक बंदरगाह। तो ये आजकल अरिकामेडु को पांडिचेरी भी कहा जाता है आजकल। और यह यहाँ से हमें रोमन सिक्के मिले हैं, बर्तन मिले हैं। और यहाँ से एक मनके का हार भी मिला है जिसमें रोमन राजा थे ऑगस्ट, उनका एक फ़ोटो मिलता है। और इन सब चीज़ों से हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत का रोम के साथ भी व्यापार था। और कई ग्रंथों में भी वैसे हमें मिलता है इसके बारे में जानकारी कि भारत का रोम के साथ काफ़ी ज़्यादा व्यापार था। भोग विलासिता की वस्तुएं, हीरे जवाहरात जो थे वो रोम जाते थे और वहाँ से सोना चांदी काफ़ी मात्रा में भारत आता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन भारत का दर्शन शास्त्र का चार्वाक मत किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा लोकयात। लोकयात जो दर्शन शास्त्र है उसके संस्थापक भी चार्वाक को माना जाता है, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का लेखक किसे माना जाता है या उसका श्रेय किसको जाता है उसकी रचना का? हमारे पास हैं 4 ऑप्शन। पतंजलि। पतंजलि जो है वो योग से संबंधित है। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। एंड ऑप्शन नंबर सी कालिदास। कालिदास भी नहीं हो सकते। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। तो इसका सही उत्तर होगा पाणिनि। तो पाणिनि जो है वो उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 16। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुनी कोंडा किसके लिए विख्यात है? नागार्जुनी कोंडा जो है वो एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। यहाँ इक्ष्वाकु राजाओं का शासनकाल था। 7 वाहनों के समकालीन राजा थे ये। और उनकी, हालांकि ये जो इक्ष्वाकु राजा थे वो खुद जो थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे, शिव के उपासक थे। परंतु उनकी रानियां जो थी वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। और उन्हीं के कहने पर इक्ष्वाकु राजाओं ने नागार्जुनिक कोंडा में बौद्ध मठों का निर्माण करवाया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ हैं? 4 ऑप्शन है इसमें। विंध्य पर्वत श्रृंखला आपकी मध्य प्रदेश में आएगी। पश्चिमी घाट आपका महाराष्ट्र में आएगा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में थोड़ा मिक्स करके आती है, मिश्रित है। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं आपको पता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू से होते हुए आती हैं ये पर्वत श्रृंखलाएं। तो अजंता की गुफाएं आपको पता है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जो महाराष्ट्र से अबाउट 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं इनकी तो इसका सही उत्तर भी हम टिक कर लेते हैं, पश्चिमी घाट। और ये अजंता की गुफाएं, इनकी खोज की गई थी 1819 में। एक आर्मी ऑफिसर थे जॉन स्मिथ और उनका एक ग्रुप था, ठीक है। और 1983 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। ये टोटल 29 गुफाएं हैं और सभी बौद्ध गुफाएं हैं। और इससे पिछले पीजीटी का क्वेश्चन हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अजंता से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता की गुफाओं में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आया था वो, ठीक है। तो
इसमें लाल रंग जो है इन गुफाओं में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, और जो कलर इसमें यूज़ नहीं किया गया है वो है ब्लू कलर, नीला कलर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये आगे कई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक विख्यात प्राचीन भारतीय नाटककार भास की कृति है? भास एक फेमस नाटककार थे, नाटक लिखते थे वो, ठीक है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। काव्य अलंकार, तो काव्य अलंकार जो हैं वो भामह नामक एक लेखक है, उनकी कृति है। कुमार संभव बहुत ही फेमस कृति है, ये कालिदास की है। एंड काव्यदर्श, काव्यदर्श जो है वो दंडी की है। तो अब बचती है चारुदत्त। चारुदत्त जो है वो लिखी है भास ने। तो चारुदत्त को दरिद्र चारुदत्त भी कहा जाता है, और उसकी भाषा, इस नाटक की भाषा संस्कृत है। तो हमारा सही उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, चारुदत्त। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन है हमारे पास। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, चरक और आर्यभट्ट। सभी का ध्यान यहाँ आर्यभट्ट की तरफ जा सकता है, पर यहाँ वराहमिहिर भी हैं, ठीक है, ब्रह्मगुप्त भी हैं, चरक भी हैं। चरक हमारे चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड हैं, चिकित्सक थे हमारे प्राचीन भारत के, और उन्होंने चरक संहिता लिखी। ये कनिष्क के राज दरबारी भी थे। और ब्रह्मगुप्त हैं, ये गणितज्ञ हैं, ठीक है, खगोलविद भी आ सकते हैं इसमें, गणितज्ञ हैं भारत के बहुत फेमस। वराहमिहिर भी ज्योतिष थे, खगोलविद भी थे। अब आता है कि आर्यभट्ट थे या नहीं थे। पर यहाँ देखिए, आर्यभट्ट जो थे वो वराहमिहिर के गुरु थे, ठीक है, तो प्राचीन आर्यभट्ट ही होंगे। और यहाँ आपको कंफ्यूज ना करते हुए मैं आपको सही ऑप्शन बताती हूँ, ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्तकालीन जो थे आर्य एक खगोलविद थे, और सबसे प्राचीन जो थे वो भारत के खगोलविद भी थे। तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। सुश्रुत संहिता मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था, मतलब उसकी विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? शरीर रचना विज्ञान, शल्य चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, औषधि निर्माण विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा शल्य चिकित्सा, जिसे इंग्लिश में सर्जरी भी कहा जाता है। तो शल्य चिकित्सा जो थी वो सुश्रुत संहिता में थी, उसकी विषय वस्तु थी, और इसके लेखक थे सुश्रुत, ठीक है, जिसे भारत का पहला सर्जन भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का। क्वेश्चन नंबर 21। वाग्भट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा आयुर्वेद। और ये भी भारत के काफ़ी पुराने आयुर्वेदिक आप बोल सकते हैं लेखक माने जा सकते हैं। चरक संहिता के लेखक चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं उनको वृहत त्रयी भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हमारे चिकित्सा क्षेत्र में, भारत के प्राचीन इतिहास में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृति लेखा पद्धति का विषय क्या है? ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल, बी है जैन लोक कथाएं, सी है बौद्ध धर्म के सिद्धांत व प्रथाएं, और डी है राजवंशों के जीवन चरित्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पुलकेशिन, यहाँ पुलकेशिन हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है? हमने पहले हाथी गुफा अभिलेख पढ़ा, वो खारवेल की प्रशस्ति थी। अब यहाँ ऐहोल प्रशस्ति आई है, तो ये इस किस राजा से संबंधित है? यहाँ राजा का नाम नहीं दिया है, वंश के ऑप्शन दिए गए हैं, काकतीय, चालुक्य, पांड्य, चोल। तो यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन है चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश के थे, और उन्होंने अपनी ऐहोल प्रशस्ति में ये ऐहोल प्रशस्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच 615 एडी में जो युद्ध हुआ था उसका विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हमें बताया है कि हर्षवर्धन के पास जो थी एक गज सेना थी, और जो हर्षवर्धन हैं वो इस युद्ध में पराजित हुए थे। तो ये इस युद्ध की जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ ऐहोल की
ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। तो ये चालुक्य इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसका है, किस भगवान को समर्पित है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, वैष्णव, दुर्गा, योगिनी और शिव। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर के में या तंजावुर या बृहदेश्वर का मंदिर कहा जाता है, और ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, और ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। और सबसे खास बात इस मंदिर की है कि विश्व का सबसे पहला ऐसा मंदिर है जो टोटली ग्रेनाइट का बना हुआ है। पेरू वुटियार कोविल इस मंदिर का अन्य नाम भी है, और इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, चोल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, उनके पास एक विशाल भू राजस्व विभाग था। यस, दिस इज राइट। राजस्व का आंकलन व संग्रहण कॉरपोरेट निकायों द्वारा होता था। और स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टेटमेंट नंबर 2 का पता चलता है, जब उनके पास एक विशाल विस्तृत भू राजस्व विभाग था तो ऑब्वियस सी बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी भी होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 26, विख्यात तमिल लेखक कंबन किस की राजसभा में थे, उन्हें किस राजा ने आश्रय दिया था? तो यहाँ जो है ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल और चोल। कंबन जो थे उन्होंने रामायण लिखी थी तमिल में, ठीक है, और वो चोल और चेर दोनों राजाओं के राजसभा में उपस्थित थे, मतलब आश्रय दिया था। पर यहाँ चेर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ चोल आएगा इसका सही ऑप्शन। इसका सही उत्तर है चोल साम्राज्य। एंड क्वेश्चन नंबर 27, कल्हण की राज तरंगिनी कहाँ लिखी गई है? जो कल्हण की राज तरंगिनी है वो जो है वो एक संस्कृत ग्रंथ है, और इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच में हुई है, और ये कश्मीर के इतिहास के ऊपर इसका विस्तृत वर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। और क्वेश्चन नंबर 28, बल्ख के अरब खगोलविद अबू माशीर ने भारत में 10 वर्षों तक कहाँ शिक्षा प्राप्त की? इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। कई इसमें बताया जा रहा है विक्रमशिला, कई में नालंदा। तो हम इसका वेट करेंगे आंसर की आने तक, तब तक इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट रहेगा। नेट में कई बारी जो है वो कई बारी कुछ और ऑप्शन दिया जाता है, कुछ और ऑप्शन, और कई बारी कुछ और आंसर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और ये भी पेंडिंग रखते हैं ऐसे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, आदि शंकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वेदों के सत्य का ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में पुष्टि की। उन्होंने भक्ति मार्ग को अस्वीकार किया। अब जो आदि शंकर हैं वो किस शाखा से जुड़े थे? अद्वैतवाद से। उन्होंने वेदांत को ठोस आधार माना, ठीक है, और उनकी रचनाएं जो थी वेदों और उपनिषदों पर बेस्ड थी। तो उन्होंने वेदों के सत्य के मूल स्रोत के रूप में पुष्टि की। तो ये जो थी वो उनकी पहली स्टेटमेंट सही है, और उन्होंने भक्ति मार्ग के मार्ग को अस्वीकार किया, दिस इज़ रॉन्ग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश को ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया? अब यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि इल्तुतमिश के बाद उत्तराधिकारी कौन बना। इल्तुतमिश के बाद उत्तराधिकारी जो था वो बहराम शाह बना। सॉरी, एक शासक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे। बट यहाँ नॉमिनेट किसको किया गया इल्तुतमिश के द्वारा? तो वो था रज़िया। रज़िया को इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में ही अपने बेटों के ऊपर स्थान देते हुए नॉमिनेट कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके जो बेटे हैं वो भोग विलासी हैं, और वो राजगद्दी को संभालने के योग्य नहीं हैं। हालांकि उस समय रज़िया सुल्तान का प्रतिद्वंदी जो था वो बहराम शाह था, जिसकी माँ शाह तुर्कन उसे शासक बनाना चाहती थी। पर रज़िया सुल्तान ने जनता के समर्थन के साथ जो है वो राजगद्दी पर बैठी और इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी। और रज़िया सुल्तान के बारे में आप जानती हैं, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, और जो भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका थी वो सातवाहन वंश की
जो नागनिका थी, वो यज्ञश्री शातकर्णी की पत्नी भी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बसाव और चन्नबासव। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1327 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली जो है वो देवगिरी, जलवायु के कारण भी, कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जलवायु के कारण भी स्थानांतरित की। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय प्लेग फैल गया था, कोई महामारी फैल गई थी, अकाल फैल गए थे, उसके कारण उसने अपनी राजधानी जो है परिवर्तन किया। और कई कहते हैं कि जो उत्तर भारत पर बिल्कुल सेंटर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। और इसमें ऐसा भी माना जाता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा जन और धन की हानि उठानी पड़ी, क्योंकि दिल्ली से देवगिरी की जो बीच की दूरी थी वो 700 मील थी, और वहाँ उसने जनता को पैदल ही जाने का आदेश दे दिया अपना सारा सामान उठाकर। पर वहाँ से भी देवगिरी भी उसे अच्छी नहीं लगी, तो उसने फिर से दिल्ली जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित की। और कई इतिहासकारों ने इसके कारण उसकी आलोचना भी की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने आरंभ की? और इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो प्रथा आरंभ की थी वो इसलिए की थी ताकि सैनिकों के जो घोड़े हैं उनकी पहचान की जाए कि ये घोड़ा इस सैनिक का है, और इसे दागने की प्रथा कहा जाता है। ठीक है, ये सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, और इसके बाद इसे फॉलो किया गया उसके आगे आने वाली जो जनरेशन थी, उसके राजा थे उन्होंने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने ईश्वरीय नाम जप पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के रूप में कीर्तन को लोकप्रिय किया? अब यहाँ आता है गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य, कबीर। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। कबीर जो है वो दोहों के रूप में भगवान की जो अरदास है, जो हम कह सकते हैं कि प्रार्थनाएं हैं, उनको गाते थे। और जो चैतन्य हैं उन्होंने कीर्तन के रूप में, भजन के रूप में जो है वो ईश्वरीय जप को उन्होंने प्रसिद्ध किया। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य। अब आता है 35 क्वेश्चन, विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। हिंदू धार्मिक प्रथाएं, ये गलत है। खगोल विज्ञान, ये भी नहीं है। हिंदू विधि शास्त्र, ये सही है। एंड ज्योतिष के ऊपर तो बिल्कुल भी बेस नहीं थी। तो इसका सही ऑप्शन है हिंदू विधि शास्त्र। तो मिताक्षरा जो थी वो संस्कृत भाषा में विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई धर्मशास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इसमें जो है विज्ञानेश्वर ने बोला है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्रों द्वारा पिता की संपत्ति का विभाजन जो है वो बिल्कुल पाप है। उसका विज्ञानेश्वर ने क्या किया है, विरोध किया है। और उत्तराधिकार के जो नियम हैं, संपत्ति के बंटवारे हैं, इस पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन आपको मिलता है। तो इसका सही उत्तर है हिंदू विधि शास्त्र। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 36, बहादुर शाह से गुजरात विजय प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दे दिया? कामरान, अस्करी, हिंदाल और बैरम खान। आपको पता है कामरान, अस्करी, हिंदाल जो थे वो हुमायूं के बाकी 3 भाई थे। ठीक है। और हुमायूं ने बाबर के कहने पर जो थे साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था चारों भाइयों के बीच में। तो यहाँ गुजरात जो था हुमायूं ने अपने साम्राज्य से बाहर जाकर उसे विजित किया था, तो भाइयों में उसे ट्रांसफ़र करने का सवाल ही नहीं उठता है। और बैरम खान जो था उसका सेनापति था और उसके साम्राज्य की देखरेख भी करता था। तो यहाँ जो था इसका सही उत्तर आएगा बैरम खान, ऑप्शन नंबर डी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अकबर ने फारसी में अनुवाद के लिए तय की थी? यहाँ अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग जो थे अकबर से पहले भी कई सल्तनत कालीन सुल्तानों ने स्थापित किए, जैसे
हम बोल सकते हैं फिरोज़ शाह तुगलक ने किया, फिर बलबन ने किया, सॉरी बलबन ने नहीं, फिरोज़ शाह तुगलक ने किया, सिकंदर लोदी ने किया। तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और उसका अध्यक्ष उसने फैज़ी को बनाया था। तो उसने उस अनुवाद विभाग में कई संस्कृत ग्रंथों की जो थी उनकी ट्रांसलेशन की गई फ़ारसी में। तो यहाँ कई ऑप्शन हैं, सिंहासन बत्तीसी, कठोपनिषद, कुरल और मनुस्मृति। तो यहाँ जो है सही ऑप्शन है आपका सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी जो है वो बदायूनी ने इसका अनुवाद किया है और बदायूनी ने साथ साथ रामायण का भी अनुवाद किया है। सिंहासन बत्तीसी जो है वो जो विक्रमादित्य राजा हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके ऊपर बेस्ड जो कहानियाँ हैं उनका संग्रह है सिंहासन बत्तीसी। तो इसका सही ऑप्शन है 37 का ए। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने अकबर के नियंत्रण में कुछ वर्ष तक उसकी राजसभा में व्यतीत किए? तो यहाँ अकबर ने निमंत्रण दिया था, जैन संत थे हरि विजय सूरी, और एक और इनसे मिलता जुलता एक नाम है जिन प्रभु सूरी, ठीक है। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय उनके राज दरबार में आए थे, उनसे वो विचार विमर्श करता था। और यहाँ अकबर के राजसभा में आए थे हरि विजय सूरी, जिन्हें अकबर ने आमंत्रित किया था धर्म के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए। तो ये एक जैन संत हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है अकबर के क्वेश्चन नंबर 39। अकबर के तौहीद इलाही का अर्थ क्या है? सर्व शांति, दिव्य एकेश्वरवाद, धार्मिक समानता, सार्वभौमिक बंधुत्व। तो ये जो तौहीद इलाही है ये 1582 में अकबर ने शुरू किया था। इसे दीन इलाही भी कहा जाता है और इसका जो विषय वस्तु थी, इसका मेन फोकस था दिव्य एकेश्वरवाद पर था। सभी धर्म जो थे उनका सार एक ही है, एक ईश्वर को मानना चाहिए। और ये एक नया धर्म था, हम ये नहीं बोल सकते कि एक विषय था, ये एक धर्म था और अकबर ने एक नया धर्म चलाया। और सबसे मज़े की बात है कि इसे सिर्फ एक हिंदू यानी बीरबल इसका अनुयायी बना, इस धर्म को स्वीकार किया। और इसके अलावा 18 अन्य लोग जो थे, टोटल 18 लोग जो थे इस धर्म के अनुयायी बने। और इस धर्म में जो थी दीक्षा लेने का दिन जो था अकबर ने शनिवार को तय किया था, तौहीद इलाही या दीन इलाही का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई? तो तंबाकू, मक्का, 17वीं शताब्दी जो है यहाँ तंबाकू, मक्का, गन्ना, नील, चना, जौ, धान और बाजरा। चना, जौ, धान, बाजरा ये प्राचीन फसलें हैं। नई फसलों में तंबाकू और मक्का हो सकता है, गन्ना और नील हो सकता है। तंबाकू और मक्का जो है वो पुर्तगालियों के आगमन के साथ हुआ है, ठीक है। तो ये 15वीं या 16वीं शताब्दी में हो सकता है। पर जो गन्ना और नील है वो अंग्रेज़ों के आने के साथ जो है उसका आगमन शुरू हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सुटेबल है, 40 का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 18वीं शताब्दी केरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलयालम साहित्य का ह्रास हुआ 18वीं शताब्दी के मध्य में, और केरल के राजाओं और प्रमुखों ने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर अधिक बल दिया। तो यहाँ जो है मलयालम साहित्य का ह्रास नहीं हुआ 18वीं शताब्दी में। जो मलयालम साहित्य है वो और ज़्यादा फला फूला 18वीं शताब्दी के मध्य में। और केरल के राजाओं और प्रमुखों ने अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया। तो आई थिंक ये दोनों जो हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत है और केरल के राजाओं ने ये जो है वो सही है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, 41 का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है 42। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सतलुज के पश्चिम के सिख प्रमुखों को अपने अधीन किया। महाराजा रणजीत सिंह जो थे बहुत ही महान शासक थे। वो एक सुकेचकिया जो मिसल थी 12 मिसलों में बंटा हुआ था सिख साम्राज्य, तो उस मिसल के वो राजा थे। और सतलुज जो अमृतसर संधि हुई थी 1809 में, उनके अनुसार उन्हें सतलुज का पश्चिमी क्षेत्र दिया गया था
और पूर्वी क्षेत्र सतलुज का जो पूर्व का क्षेत्र था वो अंग्रेज़ों ने अपने आधिपत्य में रखा हुआ था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने सतलुज के पश्चिम के प्रमुख सिखों के प्रमुखों को अपने अधीन किया। दिस इज़ वेरी ट्रू। उन्होंने प्रचलित मुगल भू राजस्व व्यवस्था को अस्वीकार कर एक नवीन व्यवस्था लागू की। दिस इज़ रॉन्ग। उनके बारे में अभी तक हमने कोई ऐसी नई व्यवस्था नहीं सुनी जो उन्होंने शुरू की हो या लागू की हो। तो यहाँ जो है वो केवल ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 43 है हमारा। 1806 में राजघाट की जो संधि है वो ईस्ट इंडिया ने किसके साथ की? जो राजघाट की संधि है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध युद्ध जो हुआ था 1803 से 1806 के बीच में, ठीक है, उसके अंतर्गत हुई है। और ये होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में हुई है राजघाट की संधि। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, होलकर। 44 है। पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? दिस इज़ वेरी फेमस क्वेश्चन। पिट का जो एक्ट था यहाँ 1784 के पिट एक्ट की बात की जा रही है। रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली के साथ की गई मद्रास संधि, सालबाई की संधि पेशवा के साथ की गई, बसीन की सहायक संधि। तो ये किस संधि के दोषों को सुधारने के लिए ये जो एक्ट है वो स्वीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हमारा जो पिट एक्ट है वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे रखा गया था। और इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आता है 45। सालबाई की संधि के समय गवर्नर कौन थे? सालबाई की संधि हुई थी 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा शिंदे के बीच में हुई थी। और उस समय गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 46। 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय किसने प्रारंभ किया? ईसाई मिशनरी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, जोनाथन डंकन ने या वॉरेन हेस्टिंग्स ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोनाथन डंकन ने। तो इन्होंने 1791 में इस विद्यालय की स्थापना की थी। तो आप इस चीज़ को लर्न रखें। अब आता है 47। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक कृति किसने लिखी? तो ये वेरी फेमस जो है बुक है वो, और ये किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जो थे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे हमारे देश के। और इन्होंने ये पश्चिमी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के फेवर में भी थे, बट ये जो थे वो भारतीय संस्कृति को उस पाश्चात्य ज्ञान के द्वारा उसमें कई सुधार करना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 47 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48। राजा राममोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है 1839 में। 1839 में तत्वबोधिनी जो सभा है उसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा की गई, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी भी थे। और राजा राम मोहन राय के बाद जब वो इंग्लैंड चले गए तो उन्होंने जो है ब्रह्म समाज का जो कार्यभार संभाला था। तो इसका सही उत्तर है 1839 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी मंगल पांडे, जनरल बख्त खान। अब यहाँ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया था। वो 80 साल के जो थे बूढ़े थे उस समय। झांसी की रानी जो थी वो अपने झांसी के लिए लड़ रही थी उस समय। और मंगल पांडे एक सैनिक थे उस टाइम अंग्रेज़ी सेना में। तो जो असली कमान थी, असली सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 50 है। लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1866 में। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका 1866। और 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में की गई भारतीयों द्वारा और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा।
इन्होंने मिलकर की थी। और यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1866। अगला क्वेश्चन है 51। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका प्रथम अधिवेशन जो है संस्कृत कॉलेज में हुआ था, बम्बई में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कांग्रेस के पटल से 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासन उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज की स्थापना की मांग किसने उठाई थी? यहाँ स्वराज की मांग किसने की थी? और स्वराज शब्द से आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जो है इस शब्द से जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्वराज की मांग भी की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा। और ये स्टेटमेंट ही उन्होंने 1906 में दी थी। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिलक। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर किसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया तथा ब्रिटिश राज्य के प्रति निष्ठा और आंदोलन संगठित करने का प्रयास किया? इसमें कई ऑप्शन हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो थे अध्यक्ष थे, ये ऑप्शन में नहीं आ सकते। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक जो थे वो भारतीय पक्ष में थे, कांग्रेस के पक्ष में थे स्थापना करने के। बाद में कुछ हिंदू मुस्लिम के इश्यूज़ को लेके उनके मतभेद हो गए कांग्रेस में 1920-21 तक, और वो कांग्रेस से अलग हो गए। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है इसमें। सर सैयद अहमद खान भी इसमें ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वो पहले भारत की आज़ादी की फेवर में थे, परंतु बाद में उन्होंने मुस्लिमों की आज़ादी की मांग करना शुरू कर दी। तो और नवाब अब्दुल लतीफ़ जो थे ये भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, परंतु इसमें अकॉर्डिंग टू फैक्ट और इंटरनेट पे सर्च जो की गई है उसमें जो सही उत्तर है वो नवाब अब्दुल लतीफ़ है। और नवाब की उपाधि दी थी उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा, और अंग्रेज़ों द्वारा ही उन्हें खान बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। वो पूर्णतः जो थे ब्रिटिश सरकार के भक्त थे। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब अब्दुल लतीफ़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे 54 पे। निम्नलिखित में से कौन सा 1916 के लखनऊ एक्ट का संकल्प नहीं था? तो पहला है भारत में स्वशासन, जो लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, तो उसमें यहाँ एक चीज़ दिख रही है मुझे, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का नकार। पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो था वो बिल्कुल डिमांड थी 1916 में जो लखनऊ समझौता था। ठीक है, मुस्लिमों द्वारा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें पूरा पूरा इसमें फिट बैठता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55 पे। जो यंग इंडिया समाचार पत्र है वो गांधी जी ने शुरू किया था, उसके बारे में कौन सी चीज़ सही है? ये एक मासिक पत्रिका थी। ये मासिक पत्रिका जो थी वो नहीं थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर 2 है यह हिंदी और गुजराती साथ साथ प्रकाशित होती थी। हिंदी और गुजराती में नहीं, ये केवल इंग्लिश में प्रकाशित होती थी। नाम से ही पता लग रहा है यंग इंडिया, तो इसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश थी। और इसका प्रारंभ 1919 में हुआ था। इसका प्रारंभ 1919 में ही हुआ था। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। और इसका प्रकाशन 1947 में बंद हो गया था। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 56 है चौरा चौरी घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है बारदोली। बारदोली गुजरात में है। और नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है द इंडियन स्ट्रगल। और 58 क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की जो रचना है या उसकी स्थापना है किस वर्ष की गई? तो उसका सही उत्तर है 1936 में। और साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले जो अधिवेशन है कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी जो मद्रास में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अंसारी ने। और क्वेश्चन नंबर 60 है गांधी जी की प्रख्यात दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसके साथ एक समय ही शुरू हुई? तो यहाँ थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के साथ हुई, जबकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग था, नमक कानून तोड़ना। ठीक है, तो दांडी यात्रा के
आते ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करना जो था वो महात्मा गांधी का संकल्प था। तो ये इसी का सभी ने अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। तो इसका सही उत्तर होगा सभी ने अवज्ञा आंदोलन। और 61 है इसका। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक किस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन हुए? तो आप जब भी कोई जीके की बुक पढ़ते हैं तो उसमें अधिवेशन आपने काउंट किए होंगे, मैंने तो काउंट किए हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं। और यहाँ अप्रॉक्सीमेटली, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है, तो ये 11 से 12 बार जो हैं वो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं 1947 तक। और 62 हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किस एक्ट द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये जो एक्ट है इसमें कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को। इसमें द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। और इसमें ब्रिटेन सरकार जो थी वो ब्रिटिश भारत और कुछ रियासतें जो थी उनको मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी। सिंध को बम्बई से भी अलग किया गया इस एक्ट के अंतर्गत। बिहार और उड़ीसा को भी अलग अलग प्रांत बनाया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई भारत में। तो इसका सही उत्तर होगा 62 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है 63, कांग्रेस कार्यकारी समिति ने कब जमींदारी उन्मूलन की स्तुति करने वाले प्रस्ताव को अंगीकृत किया? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा 1950। कांग्रेस समिति जो थी उसने इस जमींदारी उन्मूलन का जो एक्ट है, प्रस्ताव है, ठीक है, उसे पेश किया था। और इसको 1950 में जो है वो उसको अंगीकृत किया गया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 64 है, 1934 में किसके नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? सोशलिस्ट पार्टी की जब नाम आता है तो जयप्रकाश नारायण जो है उनका सबसे आगे नाम आता है। तो उसका सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। और 65 है, कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित सरकार राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसमें सही सबसे सुटेबल ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ जो है हम अपना हिस्ट्री सेक्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं। और जो HPG के पोर्शन है वो आपको कल पढ़ा दिया गया है। आई होप आपको इससे काफ़ी हद तक मदद मिली होगी और आपने अपने क्वेश्चनों को क्लियर किया होगा। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।